प्रिवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम रूसी भाषा के एक नए चरण का शुभारंभ कर रहे हैं, जहाँ पे हम रूसी भाषा के कारक और जो कुछ चीज़ें हमने पहले कहा था हम पढ़ेंगे, अब उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ब्स ऑफ मोशन, आपकी डेली प्लानिंग कैसे करें, सवाल जवाब कैसे करें और डिटेल में जो कुछ चीज़ें ज़रूरी है जानना वो हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रूसी भाषा के कारक आप पढ़े कैसे। ठीक है, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने ईमेल करके पूछा है कि आप बताइए कैसे रूसी भाषा के जो कारक होते हैं, जो कि बहुत ही कठिन समझे जाते हैं, उसकी स्टडी हम कैसे करें। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं। कुछ इसमें कुछ जानकारी नहीं है, इसमें सिर्फ एक तरीका होगा कैसे आप रूसी भाषा के कारक को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में आपको फ़ायदा हो। तो आइए चलते हैं। मैंने कई बार कहा है कि जो रूसी भाषा के कारक हैं वो हिंदी की सहायता से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप उनकी तरह समझ सकते हैं। जो हिंदी में कारक होते हैं और रूसी भाषा के कारक होते हैं उनमें कुछ समानता होती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि जब हम पढ़ेंगे तो आपको समानता दिखेगी कि ऐसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा है हिंदी की तरह वो होते हैं, कुछ हिंदी की तरह होते हैं, लेकिन हर भाषा सेम नहीं होती है। हिंदी की तरह वो कुछ जगहों पे होते हैं, लेकिन जो रूसी भाषा के जो कारक होते हैं वो ज़्यादातर समय विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल होते हैं। विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल होते हैं मतलब कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं और आपने कुछ विशेष चीज़ कही या ऐसी चीज़ कही जो कारक से लिंक होती है, जिसको कारक से ही बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक हो सकता है कि एक तो होता है मैं चाय पीता हूँ। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड सा सेंटेंस होगा। ठीक है, मैं चाय पीता हूँ, सभी चाय पीते हैं। अब बोल दीजिए मैं चाय शक्कर के बिना पीता हूँ। शक्कर के बिना, है ना। तो शक्कर के बिना है, ये जो बिना चीज़ आई किसी के बगैर, ये गेनेटिव केस होता है। ठीक है, तो अगर आप बातचीत में कहीं पे ऐसी चीज़ उसके बगैर, मैं रोटी घी के बगैर खाता हूँ, ठीक है, ऐसी बात होगी तो जो के बगैर के बिना चीज़, तो वो रूसी भाषा गेनेटिव केस होगा। आपको वैसे यूज इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो ये विशेष परिस्थितियाँ होती है। ऐसे ही मान लीजिए मैं चाय पीता हूँ ना, यहाँ पे हो सकता है मैं भाई के साथ चाय पीता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाई के साथ होगी ये विशेष परिस्थिति होगी। यहाँ पे जो है आप जो इसका इंस्ट्रूमेंटल केस होता है रूसी भाषा का, वो इस्तेमाल करेंगे, उसमें वो काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पेशल केसेस हो जाते हैं। और भी जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कि भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास नहीं है, वो गेनेटिव केस में हो सकता है। और जो विशेष परिस्थितियाँ होती है रूसी भाषा के कारक, वो उनका जो हिंदी से समानता है उसके बिल्कुल अपोजिट होती है कई बार। तो हम हिंदी से उनको समझ ज़रूर सकते हैं रूसी भाषा के कारकों को, लेकिन वो हर बार वैसे उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। हर बार उनका उपयोग वैसे नहीं होगा जैसा कि हमने हिंदी में देखा था। तो जब मैंने कहा था कई बार कि हिंदी से उनको समझना आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन उनका उपयोग हमेशा वैसा नहीं होगा। ठीक है, और विशेष परिस्थितियाँ बहुत आसान होगी क्योंकि आपको पता होगा विशेष क्या है उनके अंदर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मैं घर से ऑफिस तक जाता हूँ। ठीक, मैं घर से ऑफिस जाता हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो ये गेनेटिव केस होता है, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो रूसी भाषा में हिंदी में जो गेनेटिव केस होता है वो संबंध बताने के लिए होता है मोस्टली, लेकिन रूसी भाषा गेनेटिव केस इस चीज़ में भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विशेष परिस्थिति है और इससे चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, और रूसी भाषा में जो कारक होते हैं वो कुछ प्रीपोजिशंस जो होते हैं उनके साथ आते हैं, है ना, और कुछ क्रियाएं जो होती है वो उनका केस जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, और इससे चीज़ें आसान हो जाएगी क्योंकि आपको पता रहेगा, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये चीज़ आई है तो इससे यही ऐसे ही सेंटेंस बनेगा। क्योंकि हिंदी में की तरह विभक्ति चिन्ह तो यहाँ होता नहीं है। ठीक है,
अगर आपने अभी तक रूसी भाषा के मेरे पिछले जितने भी 30, 32, 33 वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि हर चीज़ रूसी भाषा में जो है शब्दों के अंत की एंडिंग में होती है। जैसे कि या राबो तायु, तो यहाँ पे एंडिंग से काम चल रही है, या राबोताइश। ठीक, तो यहाँ पे एंडिंग चेंज होगी, ती राबोताइश, माफ कीजिए। ठीक है, तो जो कारक होंगे, जो केसेस होते हैं, उनके अंदर जो जेंडर होते हैं उनकी एंडिंग से चीज़ें बदलती हैं, और ये एंडिंग्स बहुत आसान होती हैं। ठीक है, आप अभी शुरू में पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल करना सीखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया, और कुछ क्रियाओं प्रपोजिशन के साथ ये चीज़ें होती है। और कारक आते कैसे हैं, नहीं कारक आते कैसे वो हम देखते हैं। ये मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, उससे आपको पता लगेगा। अब जैसे कि हमने कह दिया कि भाई मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं हो गया यहाँ पे कर्ता कारक, खाना हो गया कर्म कारक, और खाता हूँ क्रिया होगी। ये वर्तमान काल में मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाऊंगा, वो भविष्य काल हो जाएगा, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, और कारक का पास्ट प्रेजेंट टेंस से कोई मतलब नहीं है ना, वो जेंडर के हिसाब से बदलते हैं, है ना। मैं हूँ तो मेरा नाम बदल जाएगा, मेरे नाम के अंत में जो अक्षर है वो बदल जाएगा कारक के हिसाब से, टेंस जो है वाक्य का वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मैं खाना खाता हूँ, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। अब इसको थोड़ा जटिल बनाते हैं, कारक कहाँ आता है। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं रोज़ खाना खाता हूँ। ठीक है, एक तो स्पेशल हो गया, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ खाना भाई के साथ खाता हूँ। ठीक है, ये भाई के साथ हमने जोड़ दिया। ठीक है, मैं रोज़ खाना भाई के साथ खाता हूँ, उसके बाद मैं रोज़ खाना भाई के साथ घर में खाता हूँ। ठीक ठीक, ऐसा हो गया, है ना। कहाँ खाता हूँ, किसके साथ खाता हूँ, कब खाता हूँ। मैं रोज़ खाना भाई के साथ खाता हूँ, या फिर और जटिल कर सकते हैं, मैं रोज़ सुबह 10 बजे। ठीक है, कब, रोज़ सुबह 10 बजे भाई के साथ घर में। तो देखिए यहाँ पे 3 कारक आ जाएंगे। घर में यानी कि आपका प्रपोजिशनल केस, यानी कि जगह की बात हो रही है, गिद्धिए का आंसर हो दे रहा है। भाई के साथ मतलब अकोम, जो हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल केस में, किसके साथ ये हो गया। और रोज़ सुबह 10 बजे ककदा, वो होता है अक्यूजेटिव केस। ठीक है, ये दूसरा केस हो जाएगा, माफ की डाटिव केस, और ये हो जाएगा आपका अक्यूजेटिव केस ही हो जाता है। तो एक सेंटेंस में कितनी सारी चीज़ें नहीं जुड़ गई। ठीक है, तो कारक भी यही करता है। ठीक है, कारक के साथ ही जो आपका जो वाक्य है उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो जैसे कि एक और सेंटेंस देख सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कार है ना। तो ये गेनेटिव केस का एग्जांपल है, ये दिखाता है अधिकार या हक, मेरे पास क्या है, मेरे पास है कि नहीं, इसका हो सकता है हाँ या नहीं। ठीक है, हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन टाइप चीज़ पहले देख चुके हैं, जो संबंध की बात सूच में, इसको हम फिर से देखेंगे। तो जो कारक होते हैं वो जटिल नहीं होते हैं, क्योंकि जो उनका जो इस्तेमाल है वो फिक्स होता है, कहाँ होता है उनका इस्तेमाल। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है, उसमें हमने जटिलता जोड़ दी। ठीक, अब इसमें जटिलता मैं जो हूँ उसके हिसाब से इसकी चीज़ें बदलेगी, जो भी शब्द आएंगे जेंडर उसके हिसाब से बदलेंगे। ठीक, सबको हम देखेंगे। और ये जेंडर एंडिंग से ये आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी याद कम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको हो सके तो याद कीजिए ही मत, पूरा का पूरा वाक्य देखिए। और ये सब पढ़ाने का मतलब यही है, मैं कारक आपको ग्रामर अलग अलग इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो सेंटेंस है उसको पता तो रहे कि वो क्यों लिखा गया है वहाँ पे। नहीं तो आप डायरेक्ट सेंटेंस भी याद कर सकते हैं, मिनिया ज़बूत अंकित, ठीक है, अब उसमें मिनिया क्यों आया, ठीक है, वो मिनिया वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे हो गया, तो सवाल पूछता है कि भाई कारक पढ़े कैसे। मैंने आपको जटिलताएं बता दी बहुत सिंपल एग्जांपल देके, जटिल ऐसे जटिल लग नहीं रहा है हिंदी में तो मैं रोज़ सुबह 10 बजे भाई के साथ घर में खाना खाता हूँ। ठीक है, मैं रोज़ सुबह 10 बजे भाई के साथ रोटी सब्जी घर में खाता हूँ, घर में रोटी सब्जी खाता हूँ, मैंने रोटी सब्जी और ऐड कर दिया। ठीक है, मैं रोज़ सुबह 10 बजे भाई के साथ टीवी देखते देखते घर में खाना खाता हूँ। ठीक है, टीवी देखते देखते, तो ये और ऐड हो गया।
ऐसे करते करते आप किसी वाक्य की जटिलता बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक, ये काम कारक करता है। हाँ, तो अब कारक पढ़ना कैसे चाहिए, ये कारक जटिलता मैंने आपको बता दी, पढ़ना कैसे चाहिए। तो इसके कुछ एक तरीके हो सकते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो है कि जो जेंडर एंडिंग्स है, ठीक है, वो हम देखेंगे, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कहाँ यूज़ होता है वो, सेंटेंस के साथ, है ना, तो ये हो जाएगी। और जेंडर एंडिंग्स का ध्यान रखना होगा। और ये होता है कि जो केसेस होते हैं उसमें जो मैस्कुलिन और न्यूट्रल जेंडर होता है वो जनरली सेम होता है। तो आपको जो ही जेंडर याद रखने पड़ेंगे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मतलब जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में जो एंडिंग आएगी, ठीक है, जैसे कि ब्रात है, ठीक है, ब्रात को हम चेंज करेंगे गेनेटिव कैसे, ब्राता। ठीक, तो सारे पुल्लिंग जिनके अंत में कुछ नहीं होगा ऐसे चेंज होंगे। तो आपको ये एक आधा सेंटेंस आप जो पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन सारे केसेस में पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मतलब पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो होंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो चेंजेस होंगे वो बहुत सेम होंगे। शब्द उनके लिए बड़ा, उनके चेंजेस जो एंडिंग होती है जेंडर के में या प्रोनाउंस में या एडजेक्टिव्स में चेंजेस होंगे वो सेम होंगे। तो आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मज़े की बात यह है कि जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ एक वचन के बारे में पढ़ेंगे, हम बहुवचन नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको क्रियाओं के दौरान बहुवचन बता दिया, ठीक है, आप उसको बहुवचन वहाँ तक तो पढ़ सकते हैं क्रियाओं में, लेकिन केसेस में अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। और इसकी ज़रूरत है भी नहीं, इसकी ज़रूरत है भी नहीं। आम बोलचाल में अगर आप रोज़ जाकर रहते हैं तब आपको अपने आप ही चीज़ें आ जाएगी। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें जितना हो सके वो चीज़ें पढ़नी चाहिए जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम बोलचाल की भाषा में। नहीं तो ग्रामर तो विशाल है, भाषा विशाल है, हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़नी चाहिए। जो हमारे काम की चीज़ें वही पढ़ेंगे। तो एक वचन हो गया। अब दूसरे वचन में जो कारक होते हैं उनमें कई बार सिमिलैरिटी होती है ना, जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर। तो आपको लगा कि जो एक्यूजेटिव केस है उसका जो चेंजेस है वो डाटिव की तरह हो रहा है और गेनेटिव केस हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल की तरह हो रहा है। तो ये सिमिलैरिटी से क्या थोड़ा सा आपको ईजी पड़ जाएगा। ये सिमिलैरिटी होती है, ये आपको दिख सकती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपको नहीं लगे, हो सकता है आपको अलग लगे। लेकिन कई जो चीज़ें बदलती है वो कुछ केसेस में एक जैसी चेंजेस होते हैं, लेकिन वाक्य के अंदर उनका इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो डिफरेंस आ जाता है। ठीक, जो होता है। और विशेष परिस्थिति मैंने बता चुका हूँ, हर हर उसका विशेष परिस्थिति। जैसे कि अगर आप किसी की एज पूछ रहे हैं, आयु, ठीक है, तो वो डेटिव केस में आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आप किसी से आयु पूछ रहे हैं तो आपको मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं कि वो डेटिव केस में कैसा होता है। आपको सिर्फ आयु वाले सवाल प्रैक्टिस करने हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट डेटिव केस में होंगे। ठीक है, तो आपको डेटिव केस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सवाल कैसे पूछते हैं आयु वाले वो पढ़ने की जरूरत है। ठीक, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऐसे होंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती है, आयु होगी। और अगर हम नंबर की बात करें, गिनती की या खरीदारी की, उसमें एक शब्द है स्कोल का। स्कोल का गेनेटिव केस से यूज़ होता है। तो जो सारे जो जेंडर होंगे खरीदारी से संबंधित, वो गेनेटिव केस की जो एंडिंग्स के नियम होते हैं उसके हिसाब से चेंजेस होंगे। देता हूँ स्कोल का, स्कोल का मतलब कितना, ये गेनेटिव केस। तो इस तरह से जो है हो सकता है। और तो इस तरह से जो चेंजेस हो गए। और हम कोशिश करेंगे पूरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा जो कारक हम पढ़ेंगे वहाँ पे हम उसको आम बोलचाल तक ही सीमित रखें, जो काम की चीज़ें हैं, और उन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ना सिर्फ समझ आ जाए बल्कि आपको याद भी रहे। तो अगर आने वाले वीडियोस में आपको करना क्या है कि जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसको कीजिए ताकि आपको जो रूल्स हैं वो समझ आए। और उन रूल्स का जो सेंटेंस है उसको पढ़िए, सेंटेंस के दौरान ढूंढिए कि भाई ये जो चेंज हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका भावार्थ क्या हो सकता है ना? उस भावार्थ के बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, और उसको समझ के फिर आगे अप्लाई कीजिए। जैसे कि मैंने कहा ये लंबा का लंबा हो गया। अब आप भाई के साथ वाली चीज़ पढ़ेंगे जब इंस्ट्रूमेंटल केस में किसी के साथ, तो जो उसका चेंजेस हुआ ना, अब उस चेंज को जो भी आपने पहले से वाक्य बनाए थे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में, उनमें अप्लाई कीजिए। मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो आप बोल सकते हैं मैं भाई के साथ बोलता हूँ,
मैं भाई के साथ काम करता हूँ, मैं भाई के साथ काम करूँगा। तो जो साथ वाली चीज़ आपने पढ़ ली उसको अप्लाई करके सेंटेंसेस को और मॉडिफाई कीजिए उन चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ आ जाएगा इनका एप्लीकेशन क्या होता है, और उस एक चीज़ को समझ के आप उसी को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नियम तो सेम ही है, उसका एप्लीकेशन अलग अलग होगा। और हम यहाँ पे नई नई चीज़ें देख ही रहे हैं। हम हर वीडियो के साथ प्रैक्टिस करते ही हैं कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें नई नई चीज़ें आती भी हैं। ठीक है, और ये सब खत्म होने के बाद, है ना, कारक और वर्ब सब्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद हम जो है थीम बेस्ड चीज़ें करेंगे, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। तो उसमें जो है इन सब का मिश्रण आएगा। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये समझ में आ गया, और इससे पहले जो भी चीज़ आपने पढ़ी है आपको समझ आ गई, तो आपके लिए फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। आप ना सिर्फ रूसी भाषा बोलना सीख जाएंगे, बल्कि आप जाके रह भी सकते हैं। अगर आपने अभी तक अच्छी प्रैक्टिस की है और आपने बोलचाल की चीज़ भी की है, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से रूस में से कारक जो हैं, आपको नियम पे फोकस करना चाहिए, और नियम का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और सेंटेंस में क्या हो रहा है, और समझ जाने के बाद जो भी आपने पहले पढ़ा है उसमें इस्तेमाल कीजिए, है ना। और जहाँ भी आपका उपयोग आने वाला है, या जो भी चीज़ आप फोकस करेंगे, है ना, अगर आप खान पान पे फोकस करेंगे तो वहाँ भी इसको अप्लाई कीजिए। मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करते रहिए हर तरीके नए नए तरीके से, तभी आपको उसका ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि वो चीज़ पक्की हो जाएगी। नहीं तो नियम बहुत सारे हैं, हम नियम को समझेंगे ज़रूर, है ना, समझेंगे ज़रूर, पर हम याद जितना हो सके ना मत कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है वाक्यों में और कहाँ होता है, जो विशेष परिस्थितियाँ हैं। और जो हिंदी की तरह वाला है वो भी है ही सही, हिंदी की तरह भी रूसी भाषा कारक होते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। मोस्टली विशेष परिस्थितियाँ और प्रपोजिशन और कुछ क्रियाओं के साथ ही इनका रूसी भाषा इस्तेमाल होता है। तो ये रूसी भाषा के अंदर कारकों को और आसान बनाता है, क्योंकि जो विशेष परिस्थिति है वो विशेष परिस्थिति हमेशा उसका इस्तेमाल ऐसे ही होगा। तो मेरे ख्याल से ये भाषण वाला वीडियो हो गया है, काफ़ी भाषण मैंने दे दिया, और ये मेरे कुछ अनुभव के बेसिस पे मैंने बताया कि केस ऐसी चीज़ है, केस, जेंडर और वर्णमाला जो रूसी भाषा को जटिल बनाते हैं। वर्णमाला हिंदी की सहायता से बहुत ही आसान है, आप देख चुके हैं 1 से 7 वीडियो तक, और मेरे हिसाब से अब तो आपको रूसी भाषा पढ़नी आ गई होगी। भले ही आप मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन जो लर्न रशियन वेबसाइट है उसमें आप ऑडियो के साथ रिहर्सल कीजिए, उसको पढ़िए, चेक कीजिए, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब में हज़ारों वीडियो हैं रूसी भाषा के, कोई सा भी देख लीजिए पढ़ने वाला। ठीक है, साथ में पढ़िए, तो आप वो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। दूसरा था जेंडर, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जेंडर की कुछ रूल्स होते हैं समझाने के, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ वाक्यों में डायरेक्टली उसको पढ़िए और आपको समझ आ जाएगा कि जेंडर कौन सा होगा, है ना, जो रूल्स के हिसाब से, या फिर जिस तरह से चेंजेस होते हैं। कौन सा जेंडर क्यों है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो बेस्ट है कि जेंडर याद ही मत कीजिए, है ना, आप डायरेक्ट सेंटेंस देखिए पूरा। और तीसरा जो कारक, वो भी हिंदी की सहायता से आप समझ सकते हैं ईजिली, और जो नया है वो हम पढ़ेंगे, और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आसान बताओ, आसान आसान चीज़ें, आम बोलचाल की, और जो आपको ईजिली समझ आए वही हम करेंगे, जो आपके काम आएगी। ठीक है, बाकी आप चाहे जो, बाकी तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कारक के अंदर भी बहुत सारा, बहुत नई नई चीज़ें होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, और जो बहुवचन हम नहीं देख रहे वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत होती है तो, लेकिन मैं उसको नहीं पढ़ाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना लंबा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कारक जो है हम पढ़ने वाले हैं, आगे आएंगे, और अपने नोट्स पुराने निकालिए और नए नोट्स आपको बनाने हैं, और जो पुराने नोट्स हैं उसमें जो कारक आप पढ़ेंगे उसके बाद उनमें भी आप कुछ नया एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार।